शाम ठीक 5 बजे से 5 मिनट पहले ही दीपक अवंतिका के घर पहुंच गया था। वहीं अवंतिका भी आधे घंटा पहले ही तैयार होकर बैठी थी। दोनों ही काफी उत्साहित थे एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए। दोनों गाड़ी में बैठे और हॉल की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक जगह पार्क के बाहर आइसक्रीम वाले खड़े थे। अवंतिका ने वहीं गाड़ी रुकवाई और आइसक्रीम मंगवाई। दीपक तुरंत जाकर दोनों के लिए आइसक्रीम ले आया। दोनों आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे के साथ खूब बातें करने लगे। दोनों एक दूसरे के साथ में खो गए थे। जानती हो कितना मिस किया मैंने तुम्हें। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब तुम्हारी याद ना आई हो। कितना अकेला हो गया था मैं तुम्हारे बिना। क्यों चली गई थी मुझे छोड़कर। दीपक ने नाराजगी जताई तो अवंतिका भी उदास हो गई। तो तुम्हें क्या लगता है मैं खुश थी यहाँ से दूर जाकर। खुद को सबसे दूर करके मैं भी तो अकेले ही रही हूँ तुम्हारी यादों के साथ। नहीं रह पा रही थी यहाँ, घुटन सी होने लगी थी। खुद को बर्बाद न कर लूं इसलिए यहाँ से दूर जाना ही बेहतर समझा। अवंतिका, जो बीत गया उसे भूल जाओ। बस अब लौट आई हो तो मुझे छोड़कर मत जाना। मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा मत कहो दीपक, प्लीज। दीपक ने अपना चेहरा झुका लिया। उसकी आंखें नम हो रही थी। अब चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। तुमने अभी भी वादा नहीं किया कि मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। फिलहाल तो नौकरी के लिए जाना पड़ेगा ना, पर कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द यहीं लौट आऊं, हमेशा के लिए। अब तो मुस्कुरा दो और चलो। दीपक मुस्कुरा दिया और उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर वो हॉल तक पहुंचकर ही रुकी। अवंतिका गाड़ी से उतरकर हॉल की तरफ चल दी और दीपक गाड़ी पार्क करने चला गया। अवंतिका जैसे ही हॉल में दाखिल हुई तो उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उस पर भरोसा करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। सामने दीप्ति, सुनिधि और सचिन के साथ मुक्ता खड़ी थी। उसने पीले रंग की लाल बॉर्डर वाली सिल्क की सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। उसकी खूबसूरती उसके सांवले चेहरे की रंगत में एक अलग सा निखार ला रही थी। उसके गले में सुंदर हार के साथ मंगलसूत्र था। मांग में सिंदूर और हाथों में लाल चूड़ा देखकर अवंतिका को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुक्ता शादी कर चुकी है। उसी के साथ उसका पति भी था जिससे सब लोग हंस हंस कर बातें कर रहे थे। अवंतिका वहीं खड़ी खड़ी सबको देख रही थी, पर किसी का भी ध्यान अवंतिका की तरफ नहीं गया। तभी दीपक हॉल में दाखिल हुआ और अवंतिका से बोला, चलो ना, यहाँ क्यों खड़ी हो। इतना कहते ही जब दीपक ने सामने की तरफ देखा तो उसे भी मुक्ता अपने पति के साथ खड़ी दिखाई दी। दीपक उसे देखकर उसे आवाज देता हुआ उसकी तरफ चल दिया। उसने अवंतिका को आने का इशारा किया तो अवंतिका ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ, जल्दी आना। कहकर दीपक भी मंडली में शामिल होने चला गया। अवंतिका को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस माहौल में कैसे रह पाएगी। उसने सभी को नजरअंदाज किया और कुछ दूर विकास के पास जाकर बैठ गई। आ गई तुम, कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा और दीपक का। कहाँ है वो। अवंतिका ने आंखों से इशारा करते हुए बताया कि दीपक वहां मंडली में शामिल है। तुम शामिल नहीं हुए उस मंडली में। नहीं, वो दरअसल। क्या बात है, खुलकर बताओ ना। तुम्हारे जाने के बाद मेरा झगड़ा हो गया था मुक्ता से। मुझसे सहन नहीं हुआ तुम्हारा यूं सबको छोड़कर चले जाना और मुक्ता का तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करना। फिर फिर इस बात पर दीपक ने मुझसे काफ़ी झगड़ा किया। तब मुझे मुक्ता पर और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसकी वजह से हम सब दोस्त आपस में लड़ रहे थे। तब से मैंने उससे दूरी बना ली। हालांकि दीपक ने ही पहल करके अपना और मेरा झगड़ा ख़त्म करवाया। और ये मुक्ता की शादी। पता नहीं, हर समय दीपक के साथ चिपकी रहने वाली लड़की ने अचानक जब युवराज से शादी की तब मैं खुद भी चौंक गया था। पर मैंने कभी वजह जानने की कोशिश नहीं की। खुशी थी मुझे कि वो हम सब के बीच में से हट गई। पर तुम्हारी कमी हमेशा महसूस हुई। ये कहते हुए विकास की आंख भर आई और अवंतिका भी मुस्कुरा दी। पर दीपक ने मुक्ता से शादी क्यों नहीं की। पता नहीं, पर मुक्ता की शादी के बाद तो दीपक भी एकदम अकेला पड़ गया। सबसे मिलना जुलना और जिंदगी को जीना जैसे छोड़ ही दिया उसने। बस खुद को मशीन बनाकर रख दिया। अब तुम आई हो तो उसके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली है, वरना तो। अवंतिका सोचते हुए उस ओर देखने लगी जहां पूरी मंडली हंस हंस कर बातें कर रही थी। तभी सचिन वहां आया और विकास और अवंतिका को साथ चलने को कहा। उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया तो सचिन अकेले ही लौट आया। उधर मुक्ता ने देख और महसूस कर लिया था कि अवंतिका उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो सबके पास नहीं आ रही है। लेकिन मुक्ता एक पल के लिए भी दीप्ति, सचिन, सुनिधि और दीपक का साथ नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर बाद दीपक ने देखा अवंतिका हॉल में नहीं है। वो अवंतिका को ढूंढने इधर उधर भागने लगा। सबसे पूछा मगर कहीं भी किसी को भी अवंतिका के बारे में पता नहीं था। ढूंढते ढूंढते आखिर दीपक छत पर पहुंचा जहां अवंतिका उसे अकेले खड़ी नजर आई। वो अवंतिका के करीब गया और पूछा, यहाँ क्या कर रही हो तुम। कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। अवंतिका ने पलटकर दीपक की ओर देखा।
उसकी आंखें नम थी और साथ गुस्सा भी भरा हुआ था। क्या बात है अवंतिका, कुछ हुआ है क्या? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा दीपक? मैं जब से आई हूँ तब से सोच रही थी कि शायद मैं गलत थी, पर आज फिर वही सब मेरी आंखों के सामने है जो मुझे घुटन दे रहा था, जिसकी वजह से मैं यहाँ से चली गई थी। बताओ कैसे ना मेरा मन रोए, क्या कहना चाह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तुम्हें क्यों समझ आएगी मेरी परेशानी? मुझे ये बताओ, तुमने मुक्ता से शादी क्यों नहीं की? उसे किसी और से शादी क्यों करनी पड़ी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हें छोड़कर चली गई, इसलिए तुम्हें फिर से अवंतिका की याद आ गई? आखिर सच क्या है, मुझे बताओगे? क्या बकवास कर रही हो अवंतिका? मैं मुक्ता से शादी क्यों करूँगा? तुमने ये सोचा भी कैसे? उसी की खातिर तो तुमने मुझसे फासले बढ़ाए थे ना, फिर वो कैसे दूर हो गई तुमसे? तुमने फिर से वही सब बातें शुरू कर दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम अभी भी नहीं बदली। तुम्हारे दिमाग की ये गलत सोच हमारे रिश्ते को तोड़ गई थी। आज जब ये रिश्ता संभलने को है तो तुम फिर उसमें आग लगा रही हो। बहुत परेशानी है तुम्हें मेरे सवालों से, क्योंकि जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास। दीपक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जो अपने जीवन में प्यार के लिए ऑप्शन रखता है अपने पास। उफ, डिस्कस्टिंग। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अच्छी बात है, अगर यही तुम्हारी सोच है तो यही सही। आज के बाद मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। मुझे लगा था शायद अब सब ठीक हो जाएगा, पर तुम्हारे दिमाग की दीमक हमारा रिश्ता ख़त्म करके ही दम लेगी। गुड बाय मिस अवंतिका, आज के बाद मैं आपके लिए और आप मेरे लिए अजनबी ही रहेंगे। कहकर दीपक वहाँ से चला गया और अवंतिका घुटनों के बल बैठकर देर तक रोती रही। अवंतिका ने आंखें खोलकर देखा तो दीपक उसके सामने खड़ा था। उसने दोनों हाथों में अवंतिका का चेहरा लिया, उसके आंसू पोंछे और उसे गले से लगाया और कहने लगा, नहीं जा सकता तुमसे दूर, तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार किया है मैंने। इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता मैं तुम्हें। चलो उठो अब और चलो मेरे साथ। तभी किसी ने आवाज़ देकर अवंतिका को पुकारा और अवंतिका अपने ख्यालों से बाहर आई। उसे एहसास हुआ कि उसके पास दीपक नहीं, उसके होने का वहम था। दीपक तो जा चुका है। अवंतिका मायूस हो गई। अभी थोड़ी देर पहले ही लगा था कि सब ठीक हो जाएगा और अब जैसे सब खत्म हो गया हो। अवंतिका को फिर किसी ने आवाज़ दी तो अवंतिका ने पलटकर देखा। सामने मुक्ता खड़ी थी। वो धीरे धीरे अवंतिका के करीब आई। अवंतिका सिर्फ उसे देखे जा रही थी, उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। मुक्ता को देखते देखते ही उसने अपने आंसू पोंछे। मुक्ता बोली, मैं जानती हूँ अवंतिका, तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करता। माफ़ी चाहती हूँ तुम्हारी। और दीपक की बातें सुन ली मैंने, इसलिए रोक नहीं पाई खुद को और तुम्हारे सामने आ गई तुमसे बात करने। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी तो क्यों आई हो तुम मेरे पास? तुम्हें जो भी कहना है जाकर दीपक से कहो। सही कहा तुमने, पर मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, दीपक के लिए ही आई हूँ। जो इंसान सबके लिए सोचता है, मैं उसे इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। इसलिए तुमसे बात करने आई हूँ ताकि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो सके। अवंतिका, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, एक बार मेरी बात सुन तो लो। अगर सच में दीपक से प्यार करती हो तो प्लीज़ एक बार दीपक की खातिर मेरी बात सुन लो। अवंतिका बिना कुछ कहे गुस्से में लगातार मुक्ता को देखे जा रही थी। मुक्ता ने कहना जारी रखा, अवंतिका, ये सच है कि दीपक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है, मुझसे नहीं। मुक्ता के मुंह से ये सुनकर अवंतिका को एक सुकून की सांस आई। मैं जब कॉलेज में आई थी तब तुम सबसे मेरी दोस्ती होना ईश्वर की मर्जी थी। मेरी जिंदगी में अपना कहने के लिए मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं था और उनके रहते मुझे कभी किसी और की ज़रूरत भी नहीं महसूस हुई। पर तुम सबसे मिलकर लगा जिंदगी दोस्तों के साथ इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। तुम सबका हिस्सा बनकर मैं बहुत खुश थी। ये अनमोल खजाना मैं किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। उस पर दीपक का इतना केयरिंग नेचर किसी को भी उसकी ओर आकर्षित कर सकता है। हाँ, सच है कि मुझे उससे प्यार होने लगा था। मेरा कच्चा मन उसकी ओर बहने लगा था। ये सुनकर अवंतिका का गुस्सा बढ़ने लग गया। मगर यकीन मानो, मैं नहीं जानती थी कि दीपक तुमसे प्यार करता है, सच्चा प्यार। तुम सबसे दूर दूर खड़ी उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी और दीपक भी परेशान सा। मुझे समझ नहीं आया, पर दीपक को परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। इसलिए हर समय उसके साथ उसके आसपास रहकर उसे खुश रखने की मैं कोशिश करती रहती थी। और इन सब में तुम्हारी ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। दीपक मेरे साथ हंसता बोलता तो मैं खिल जाती थी। बस इसी सब में तुम यहाँ से कैसे और क्यों चली गई मैं समझ ही नहीं पाई। एक दिन तुम्हारे लिए दीपक को बहुत उदास देखा। मुझे उदासी की वजह समझ आ रही थी, पर ये प्यार है मैं नहीं जानती थी। उस दिन मैंने दीपक के सामने अपने प्यार का इजहार किया। मैं हर रिश्ते को दिल से जीना चाहती थी, पर उस दिन दीपक का गुस्सा देखकर मैं सहम गई।
दीपक जानता था मैं बहुत भावुक हूँ और टूट जाऊंगी, इसलिए उसने बड़े प्यार से सहलाते हुए मुझे असलियत बताई। दीपक ने मुझे तुम्हारे और उसके प्यार के बारे में बताया, तुम्हारे नटखट झगड़ों के बारे में बताया, तुम्हारे मासूम दिल के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। उसने मुझे बताया कि अवंतिका रूठ सकती है, नाराज हो सकती है, पर उसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसे यकीन था तुम्हारे लौटने पर, और मुझे लगता था कि अगर तुम नहीं लौटी तो दीपक का दिल टूट जाएगा, इसलिए उसके आसपास रहना मेरे लिए और ज़रूरी हो गया था। इसी बीच मेरी माँ की तबीयत बिगड़ने लगी और वो मुझसे शादी कर लेने की जिद करने लगी। मैंने ये सारी बात दीपक को बताई और उससे कहा कि वो मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं कभी किसी और के लिए तो सोच ही नहीं पाऊंगी और माँ की इच्छा को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। पर दीपक मिला मेरी माँ से, उनकी पसंद के एक लड़के से मिलकर सब कुछ तय किया और मेरी शादी करवा दी। खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया और मैंने उसके आगे कोई जिद नहीं की, क्योंकि उसकी खुशी मुझे पहले प्यारी थी। मैं अपनी शादी से खुश हूँ। युवराज बहुत अच्छे हैं और मेरा अतीत, दीपक की दोस्ती मेरे लिए भगवान का प्रसाद है। अपनी किसी भी भावना को मैं कुर्बान कर सकती हूँ, पर दीपक की दोस्ती को नहीं। बस हो सके तो तुम मुझे माफ़ करना, जो कुछ हुआ मुझसे अनजाने में हुआ। लेकिन अब दीपक अकेला है, बहुत अकेला, नहीं कहेगा किसी से कुछ, मुस्कुराता रहेगा, चेहरे पर झूठी हंसी लिए सबकी केयर करता रहेगा। पर तुम उसे संभाल लो प्लीज़, अब उसे छोड़कर मत जाना, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही खुश रह पाएगा। बस यही कहना चाहती थी मैं। चलती हूँ और मुक्ता वहाँ से चली गई। अवंतिका खड़ी हुई सोचती रह गई कि उसने दीपक पर शक करके कितना बड़ा गुनाह किया है। जो भी हो, उसे अब सब ठीक करना होगा। वहीं खड़ी काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही और तभी सचिन ने अवंतिका को आवाज़ दी। अवंतिका, यहाँ क्या कर रही हो? चलो नीचे, बारात आ गई है दरवाजे पर। तुम चलो, मैं आती हूँ। अवंतिका नीचे हॉल में आई और यहाँ वहाँ दीपक को ढूंढने लगी। अचानक उसे दूर दीपक बारात का स्वागत करते हुए दिखा। उसे लगा अभी यहाँ बात करना सही नहीं होगा। वो मौके की तलाश करने लगी। बारात आई, सबने खूब मजे से विकास का स्वागत किया। स्टेज पर जयमाला बड़े फिल्मी अंदाज में हुई, जिसमें दीप्ति, सचिन, दीपक और मुक्ता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने खूब मजे किए, सभी बहुत खुश थे, पर अवंतिका दूर कुछ परेशान सी खड़ी थी। सुनिधि ने उसे इशारा किया और पास आने को कहा। अवंतिका ने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। उसने देखा स्टेज पर सब हैं, पर दीपक नहीं है। अवंतिका फिर दीपक को ढूंढने लगी। तभी उसने दीपक को कैटरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हुए देखा। अवंतिका फौरन वहां गई और दीपक को आवाज दी। दीपक, दीपक सुनो तो। दीपक ने पल भर के लिए अवंतिका की ओर देखा, फिर गुस्से में चेहरा घुमा लिया, मैनेजर से बात खत्म की और वहां से निकल गया। अवंतिका समझ गई थी इस बार दीपक को मनाना आसान नहीं होगा, पर उसने भी सोच लिया था कि वो हार नहीं मानेगी। वो फिर से मौके की तलाश करने लगी। उधर दीपक ने दूल्हा दुल्हन के लिए डिनर टेबल का इंतजाम कर दिया था। सभी लोग टेबल पर डिनर कर रहे थे। दीपक हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रख रहा था। वहीं दूसरी ओर उसने मंडप भी तैयार करवा दिया था। शादी में अवंतिका, दीप्ति, सचिन और दीपक के माता पिता भी शामिल थे। सभी लोग दीपक की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और दीपक के माता पिता भी अपने बेटे पर गर्व महसूस कर रहे थे। जब फेरों का वक्त आया, तब दीपक के माता पिता ने ही सुनिधि का कन्यादान किया। ये मंजर सभी की आंखें नम कर देने वाला था। सुबह के 3 बज रहे थे और अवंतिका अभी तक मौके की तलाश में थी। दीपक के माता पिता के अलावा सभी के माता पिता घर जा चुके थे। बस अब कुछ जरूरी मेहमान ही वहां मौजूद थे। भीड़ कम थी, इसलिए अवंतिका को मौका नहीं मिल पा रहा था। तभी कन्यादान के लिए कुछ सामान जो वहां नहीं मिल रहा था, लेने के लिए दीपक वहां से निकला और अवंतिका ने मौका जानकर उसके पीछे जाना सही समझा। कुछ ही दूर जब दीपक सामान लेकर लौट रहा था, तो अवंतिका ने उसे रास्ते में रोक लिया। दीपक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत खफा हो, पर प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। प्लीज, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल भी दुखाया है, ये भी मानती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं इनसिक्योर हो गई थी, जिस वजह से मैंने ये सब किया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, मुझे बस एक मौका दे दो। दीपक, इतने कठोर दिल मत बनो। दीपक का दिल कर रहा था कि वह खूब गुस्सा करे, खूब सुनाए अवंतिका को, पर अवंतिका की बातें सुनकर एक और उसकी आंखों में नमी आ गई। वहीं दूसरी ओर बेपनाह गुस्सा भी भर गया। अवंतिका ने जब दीपक की आंखों में नमी और गुस्सा एक साथ देखा, तो उसकी तकलीफ देखकर वो भी सह नहीं पाई। लेकिन दीपक उन नम आंखों से गुस्से भरी एक नजर अवंतिका पर डालकर वहां से चला गया और अवंतिका कुछ नहीं कर पाई। दीपक विदाई वाले सामान के कमरे में पहुंचा और कमरे को अंदर से बंद करके खूब रोया। उधर अवंतिका भी यहाँ वहां दीपक को ढूंढने लगी, पर कोई फायदा नहीं। इतने में विदाई का समय भी आ गया। दीपक विदाई की सारी तैयारी निपटाने में लगा था। उसकी आंखें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो रोकर आया है।
इधर जाते हुए जब सुनिधि सबके गले मिलकर रो रही थी, तब वह अवंतिका के गले लगी और अवंतिका भी खूब जोर से रो दी। अवंतिका को रोते देख सभी हैरान भी थे, पर अवंतिका खुद को रोने से रोक ही नहीं पा रही थी। दीपक ये सब देख रहा था, उसे तकलीफ भी हो रही थी, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। विदाई होते ही दीपक के माता-पिता ने घर जाने के लिए दीपक को बुलाया। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि उसे अवंतिका को माफ कर देना चाहिए या नहीं। उसने सोचा माँ पापा को घर छोड़ आऊं, फिर उससे बात करता हूँ। वहीं अवंतिका ने जब देखा कि दीपक को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा और उसका गुस्सा भी शांत नहीं हो रहा, तो उसने वहां से चले जाना ही ठीक समझा। सचिन ने भी कार निकाली और अवंतिका और दीप्ति को छोड़ने निकल गया। अवंतिका की ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसलिए दीप्ति और सचिन ने तय किया कि वो लोग अवंतिका को स्टेशन छोड़कर उसके बाद ही अपने घर जाएंगे। अवंतिका घर पहुंची, उसने सामान उठाया, माँ पापा से मिली और स्टेशन के लिए निकल गई। सचिन और दीप्ति ने ठीक 6 बजे अवंतिका को ट्रेन में बिठा दिया और ट्रेन चल पड़ी। फिर सचिन ने दीप्ति को उसके घर छोड़ा और हॉल में वापस लौट आया। तब तक दीपक भी हॉल में वापस लौट चुका था। उन्हें बाकी के काम खत्म करने थे। दीपक ने सचिन से अवंतिका के बारे में पूछा तो सचिन ने बताया कि उसकी 6 बजे की ट्रेन थी, तो उसने ट्रेन में बिठाकर दीप्ति को उसके घर छोड़कर वापस लौटाऊं। उसने सोचा अवंतिका ऐसे कैसे बिना मिले चली गई, फिर गलत कर गई वो मेरे साथ। उधर ट्रेन तेजी से चली जा रही थी और ट्रेन की खिड़की से बाहर चलती हुई गाड़ियाँ बीते लम्हों की परछाई बनकर अवंतिका को पूरे रास्ते नजर आ रही थी। अवंतिका की ट्रेन 10 बजे तक स्टेशन पहुंच चुकी थी। उसे अपनी रफ्तार बढ़ानी थी और किसी भी हाल में आज ऑफिस पहुंचना था। उधर ऑफिस में नीरज को जब पता चला कि अवंतिका प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर छुट्टी पर चली गई है, तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। आज 3 दिन बाद अवंतिका को ऑफिस ज्वाइन करना था, पर अभी तक उसका किसी को कुछ पता नहीं था। खुराना सर भी नीरज के गुस्से के आगे मजबूर थे। करीब 11 बजे अवंतिका ऑफिस पहुंची और आते ही अपनी सीट पर बैठ गई। उसने तुरंत प्रोजेक्ट के सभी मेंबर्स से पिछले 3 दिनों की डिटेल्स मांगी। 10 मिनट में ही डिटेल्स उसकी टेबल पर थी, पर इतने में ही नीरज सर का बुलावा आ गया। उन्होंने पियोन से कहकर अवंतिका को ऑफिस में बुलवाया। अवंतिका छवि की ओर सवालिया नजरों से देख रही थी। छवि ने भी कंधे उचकाकर जवाब दिया कि उसे कुछ पता नहीं, पर हाँ, जब से तुम गई हो ना, नीरज सर काफ़ी गुस्से में रहे हैं। शायद तुम्हारी छुट्टी पर जाना उन्हें पसंद नहीं आया। जाओ देखो क्या बात है। वो गुस्सा करें तो भी तुम शांत रहना, वरना प्रोजेक्ट तो जाएगा ही, नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। अवंतिका सोच में पड़ गई, लेकिन वो इस नौकरी को खोना नहीं चाहती थी। डरते डरते उसने केबिन में कदम रखा। मैं आई कम इन सर? आओ बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आप लोग शायद भूल गए हैं कि आप ऑफिस में। सॉरी सर। मिस अवंतिका, आप पर भरोसा कर पहली बार आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह निभाएंगे आप जिम्मेदारी? अवंतिका खुराना सर की ओर परेशान नजरों से देखने लगी और खुराना सर ने भी कान पकड़ते हुए नजरें झुका ली। सर अर्जेंट था, इसीलिए खुराना सर से छुट्टी लेकर गई थी और 3 दिन का काम स्टाफ को बताकर भी गई थी। उनकी रिपोर्ट तैयार है, बस मैं देख ही रही थी कि आपने बुला लिया। नीरज गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। मिस अवंतिका, एक तो आप 3 दिन की छुट्टी ले लेती हैं, फिर 3 दिन बाद ऑफिस आई, वो भी लेट, और उस पर ये बहाने। क्या इस तरह काम करेंगी आप यहाँ? कोई रूल्स, कोई डिसिप्लिन नहीं है आपके लिए? अवंतिका डर गई। उसे इतनी तेज आवाज सुनने की आदत नहीं थी। उसकी आंखें नम हो गई। जिसे नीरज ने देख लिया, उसने लहजे को नरम करते हुए कहा, मुझे आधे घंटे में प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अपडेट करके दीजिए, यहाँ मेरी टेबल पर। उसने टेबल की तरफ इशारा करते हुए जी सर कहकर अवंतिका केबिन से निकल गई। नीरज का मन अचानक बेचैन हो उठा। उसने अवंतिका की आंखों में देखा। उसे वो आंखें लाल और सूजी हुई सी लगी। ऐसा लगा जैसे रात सोकर नहीं, रोकर गुजारी हो। ना जाने क्यों उसे खुद का अवंतिका से एक जुड़ाव महसूस होने लगा था। आज तक किसी के लिए उसने ऐसी नरमी नहीं बरती थी, जैसे अवंतिका के सामने वो नरम पड़ जाता था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसका गुस्सा काम ना होने की वजह से है या 3 दिन तक अवंतिका के ना दिखाई देने की वजह से। अब ये बेचैनी उसे काम नहीं करने दे रही थी। उसने पियोन को कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और अपने डैड के साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए प्रोजेक्ट पर बात करने लगा। अवंतिका अपनी डेस्क पर वापस आई। मन तो उसका कल रात से ही भरा हुआ था। आते ही वो दोनों हाथों से चेहरे को ढककर धीरे धीरे सुबकने लगी। छवि ने नोटिस किया तो वो उसके पास आ गई। क्या बात है अवंतिका, क्या हुआ? कुछ कह दिया क्या नीरज सर ने? मुझे लग ही रहा था। समझते क्या है वो खुद को? किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है। नाक पर गुस्सा रखा है। किसी की बात सुन तो लो, फिर कहो अपनी। पर नहीं, बस हो गए शुरू। मेरी मजबूरी ना होती तो अभी सब छोड़कर चली जाती। पागल हो क्या? ऐसी सिचुएशन से भागा नहीं करते। तुम एक काम करो,
तुम अपनी रिपोर्ट रेडी करो और जाकर दिखा दो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। सब ठीक होगा, डोंट वरी। छवि अवंतिका को तसल्ली देकर अपने काम में लग गई। अवंतिका ने 15 मिनट में अपनी रिपोर्ट तैयार की और वापस केबिन में गई। मैं आई कमिन सर? हाँ कमिन सर, ये रही आज तक के काम की रिपोर्ट। इसके आगे का काम आप बता दीजिए, वो भी टाइम पर हो जाएगा। खुराना सर मुस्कुराकर अवंतिका को देख रहे थे और उसे अंगूठे से इशारा करके वेल डन कह रहे थे। अवंतिका ने भी हल्की सी मुस्कान के साथ थैंक यू का इशारा कर दिया। नीरज ये देखकर अपने डेढ़ की तरफ तिरछी नजरों से घूरने लगा। खुराना सर ने जब नीरज की ओर देखा तो उन्होंने नजरें झुका ली। वेल मिस अवंतिका, मुझे खुशी है कि आपने काम को सीरियसली लिया। आगे का टास्क आपको कल दिया जाएगा। और हाँ, इस काम में मेरे एक पार्टनर मेरे साथ हैं जो कल ही यहाँ ऑफिस में आकर हमें ज्वाइन करेंगे। आपको अपनी यही रिपोर्ट एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ उनके आगे रखनी है। अगर उन्होंने इसे पास कर दिया तो समझिए आपकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। अब आप जाएं और एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन तैयार कर लें। जी सर, कहकर अवंतिका केबिन से निकल गई। सोच रही थी अब ये कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। क्या हुआ अवंतिका, रिपोर्ट से सेटिस्फाइड हुआ खड़ूस या नहीं? खुश हुआ, पर छवि बोली, पर क्या? कल से उसका कोई पार्टनर यहाँ ज्वाइन कर रहा है। उसके आगे ये प्रेजेंटेशन रेडी करके देनी है। अगर उसे पसंद आ गई तो मेरी जॉब परमानेंट हो जाएगी और आगे का काम भी वही बताएगा। अच्छा, पर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे पता है तुम्हारी जॉब परमानेंट ज़रूर होगी मेरी जान। चल अब लंच करते हैं। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम जाओ। मुझे ज़रूरी फ़ोन करना है, बाद में आती हूँ। अरे चलना, मुझे पता है तूने नाश्ता भी नहीं किया होगा। ट्रेन से उतरकर सीधे तैयार होकर ऑफिस आ गई होगी। चल एक कप चाय ही पी लेना। छवि सच्ची यार, मेरा मन नहीं कर रहा, तू जाना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। छवि और बाकी का स्टाफ कैंटीन में चला गया। नीरज ने छवि और अवंतिका की बातें सुन ली थी और उसे पता चल गया कि अवंतिका ट्रेन से उतरकर बिना कुछ खाए पिए सीधा ऑफिस आ गई है और अभी भी वो लंच के लिए नहीं गई है। तो वो पियोन से कहकर कुछ फ्रूट्स और जूस मंगवाता है और अवंतिका की टेबल पर भिजवाता है। पियोन वैसा ही करता है। अवंतिका हैरानी से देख रही थी कि उसने तो ये सब नहीं मंगवाया। फिर मिस अवंतिका, बिना खाए पिए काम करेंगी तो बीमार हो जाएंगी और फिर समय पर काम पूरा नहीं करेंगी। आप हर समय कंपनी का नुकसान ही क्यों सोचती हैं? अब कंपनी आपको लंच भी करवाए, ये सब अफोर्ड नहीं करेगी कंपनी। हो सके तो गलतियां सुधारिए अपनी। कहकर नीरज वहां से निकल गया और अवंतिका बस उसे देखती ही रह गई। कुछ कह नहीं पाई। उसके जाने के बाद खुद ही बड़बड़ाने लगी। क्या खड़ूस इंसान है, कोई इस तरह किसी को खाना ऑफर करता है क्या? अवंतिका ने चुपचाप फ्रूट्स खाए और जूस पिया। इस चक्कर में वो फोन करना ही भूल गई। उधर फोन पर घर से और कपिल की तरफ से भी कई मिस्ड कॉल और मैसेजेस आ चुके थे, पर अवंतिका ने फोन चेक ही नहीं किया था। उसे बस रह रहकर कल रात की सारी बातें याद आ रही थी और बार बार आंखों से आंसू छलक रहे थे, जिसे नीरज नोटिस कर चुका था और बेचैन सा हो रहा था। नीरज खुद में ही सोचने लगा, आखिर उसे हो क्या रहा है? क्यों वो इस लड़की की तरफ यूं खिंचा सा जा रहा है? नीरज खुद से ही बड़बड़ाने लगा। ये क्या हो रहा है नीरज तुम्हें? ये लड़की गीतांजलि नहीं है, फिर क्यों फिक्र हो रही है उसकी? रोक लो खुद को अभी, कहीं तुम्हें फिर से ना पछताना पड़े। कंसंट्रेट ऑन योर प्रोजेक्ट। खुद को समझाते हुए नीरज अपने काम में लग गया, पर उसकी बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। इधर ऑफिस खत्म होने के बाद अवंतिका घर पहुंची और सोफे पर बैग रखकर एक तरफ बैठ गई। आंखें बंद की और सिर को पीछे टिका लिया। थकान, नींद और रोने के कारण उसकी आंखें दुखने लगी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि अपने लिए एक कप कॉफी बना ले। यूं ही पड़े पड़े उसकी आंख लग गई। उधर कपिल के फोन पर फोन बज रहे थे, पर साइलेंट पर होने की वजह से उसे पता ही नहीं चला। और वहां कपिल परेशान हो गया कि आखिर अवंतिका फोन क्यों नहीं उठा रही है। आंख खुली तो घड़ी सुबह के 5:30 बजा रही थी। वो उठकर खिड़की तक आई। खिड़की खोली तो चिड़ियों के चहचहाने की आवाज ने उसे मुस्कुराने की वजह दे दी। कुछ पल वहीं खड़ी होकर वो हल्की हल्की ठंडी हवा को चेहरे पर महसूस करने लगी। इस समय वो उस दुनिया में नहीं थी, अपनी ही दुनिया में खुद को महसूस कर एक सुकून हासिल कर रही थी। सूरज अपनी चहलकदमी पर निकलने के लिए बाहें पसारने लगा था, जिससे उगता हुआ उजियारा अवंतिका के चेहरे को चांदनी सा रोशन कर रहा था। कुछ 15 मिनट के बाद जब चारों ओर सूरज अपनी किरणें फैला चुका था, तब उस वक्त को और भी खूबसूरत बनाने के लिए वो किचन से अपने लिए चाय बनाकर साथ में एक दो बिस्कुट ले आई और बालकनी में बैठ गई। अचानक हड़बड़ाकर उठी और अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसे ख्याल आया कि उसने अब तक घर पर सुरक्षित पहुंचने की खबर नहीं दी और ना ही कपिल से बात की। उसने अपने पर्स में से अपना फ़ोन निकाला और धम से कुर्सी पर गिर पड़ी।
चिंता, घबराहट और डर से उसकी हालत खराब हो गई जब फोन पर करीब 10 मिस्ड कॉल घर से और 25 मिस्ड कॉल कपिल के थे, जिनमें से दो तो अभी 10 मिनट पहले के ही थे। उसने सबसे पहले घर फोन फोन लगाया, ये सोचकर कि माँ पापा को तो समझा लेगी, पर कपिल की डांट कैसे सहेगी। फोन पर माँ पापा से बात कर उनसे सॉरी कहकर उसने फोन रखा और कपिल को कॉल लगाया। कॉल तुरंत रिसीव हुआ। कहाँ हो तुम? कैसी हो? सब ठीक है ना? कॉल क्यों नहीं उठा रही मेरा? जानती हो कैसे गुजरे हैं मेरे ये 2 दिन? बोलो, अब बोलती क्यों नहीं हो? परेशान करके रख दिया इस लड़की ने, कोई जिम्मेदारी नहीं है इसकी। कपिल ने बिना हेलो कहे सब कह डाला। उसकी आवाज से ही परेशानी झलक रही थी। सॉरी, अवंतिका इसके अलावा कुछ कह ही नहीं पाई। ठीक हो? जी। कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? वक्त नहीं मिला और फोन साइलेंट पर था तो पता भी नहीं चला। ऑफिस से आते ही सो गई और बस अभी उठी और घर पर फिर आपको कॉल किया। पागल लड़की, जान लेकर रहोगी किसी दिन मेरी। कहा तो सॉरी। कपिल इस समय कोई बात करने की हालत में नहीं था, पर उसने खबर देना जरूरी समझा। सुनो, मैं आज दोपहर किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हो सकता है वक्त ना मिले बात करने का। तुम अपना ख्याल रखना, मौका मिलते ही फोन करूंगा, नहीं तो लौट कर। लेकिन मुझे बहुत कुछ कहना था, बात करनी थी। कब लौटोगे ये तो बता दो। 8-10 दिन लग सकते हैं, अवंतिका उदास होते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। वाह, खुद गायब हो जाओ तो कोई मतलब नहीं, और मैं बताकर भी जाऊं तो भी इतनी मायूसी। अवंतिका खामोश रही, कुछ नहीं कहा। अच्छा परेशान मत हो, कोशिश करूंगा कॉल करने की। चलो अब तुम कुछ खा लो, जानता हूँ कल से तुमने कुछ खाया नहीं है। चलो अब छोड़ो सब और जाओ ऑफिस में काम पर ध्यान दो। मिलता हूँ फिर। ठीक है। अवंतिका अपने काम में लग गई। नाश्ता कर ठीक 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच गई और आते ही अपनी प्रेजेंटेशन में लग गई। 10 बजे नीरज ऑफिस में आया और आते ही उसने अवंतिका को कैबिन में बुलवाया। मैं आई कम इन सर? यस कम इन, कहने के साथ ही नीरज ने नजरें उठाकर अवंतिका की ओर देखा और कुछ पल देखता ही रह गया। पीले रंग के पटियाला सलवार सूट में, चेहरे पर हल्के गुलाबी मेकअप, छोटी सी गुलाबी बिंदी और खुले बालों में आज अवंतिका कमाल लग रही थी। नीरज उसे देखता ही रह गया। कुछ देर नीरज बिना कुछ बोले और बिना पलके झपकाए जब अवंतिका को यूं ही निहारता रहा तो अवंतिका को थोड़ा अजीब लगा। सर वो प्रेजेंटेशन। नीरज में कोई हलचल नहीं हुई। अवंतिका ने फिर पुकारा, नीरज सर। इसी के साथ नीरज ने अपनी कुर्सी घुमाकर अवंतिका की ओर अपनी पीठ कर अपनी आंखें बंद कर ली। मिस अवंतिका, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप 10 मिनट के बाद आ सकती हैं? अवंतिका जी सर कहती हुई केबिन से बाहर जाने लगी। उसने दरवाज़ा खोला और पलटकर देखा तो महसूस किया कि नीरज अपने आंसू पोंछ रहा था। अवंतिका थोड़ा हैरान और परेशान होकर चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई। मगर ये बात उसके जहन में बैठ गई कि आखिर नीरज सर उसके साथ ऐसा अजीब बर्ताव क्यों करते हैं। कभी गुस्सा, कभी परवाह और कभी आंसू। इसी उलझन में 15 मिनट बीत गए और उसे ख्याल आया कि उसे 10 मिनट बाद ही कैबिन में वापस जाना था। मैं आई कम इन सर? यस प्लीज़। सर आर यू ऑल राइट? नीरज अवंतिका की ओर देखते हुए बोला। मिस अवंतिका, आपसे 10 मिनट बाद आने के लिए कहा था और आप 15 मिनट बाद आ रही हैं। वो सॉरी सर, अब काम की बात। आपकी प्रेजेंटेशन रेडी है? जी सर। गुड, क्या मैं देख सकता हूँ? जी सर। अवंतिका डिटेल में उसे अपनी प्रेजेंटेशन दिखाती है जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव थी। मिस अवंतिका, आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि मिस्टर खन्ना को ये पसंद आए। अब आप जाइए, फ्रेश हो लीजिए। 2 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में हम बोर्ड पर आपकी प्रेजेंटेशन देखेंगे। जी सर। अवंतिका वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ जाती है। उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। उसने अपने लिए एक चाय ऑर्डर करने की सोची। देखा कि लंच का वक्त हो गया तो छवि के साथ कैंटीन में जाकर बैठ गई। वहाँ उसने चाय ऑर्डर की। बातों बातों में छवि का हाथ अवंतिका के हाथ को छू गया। अरे अवंतिका, तुम्हें तो बुखार है। तुम एक काम करो, छुट्टी लो और फौरन घर जाकर आराम करो। नहीं छवि, प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आज कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। लास्ट मिनट अगर मैं पीछे हट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी नहीं जा सकती मैं। तो एक काम करो, टेबलेट ले लो, मैं मंगवा देती हूँ। ठीक है। दोनों अपनी टेबल पर वापस आती है और छवि पियोन से कहकर टेबलेट मंगवाती है। पर टेबलेट के आने से पहले ही नीरज सर अवंतिका को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलवा लेते हैं। अवंतिका अपने बाल और लिपस्टिक ठीक कर कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चल देती है। अवंतिका कॉन्फ्रेंस हॉल में दाखिल होने से पहले परमिशन लेती है। मैं आई कम इन सर? खुराना सर बोले। कम इन अवंतिका बेटा। कॉन्फ्रेंस हॉल में पूरी तरह अंधेरा था। विजन बोर्ड की हल्की लाइट में पता चल रहा था कि हॉल में खुराना सर के साथ नीरज सर, उनके साथ शायद होने वाले सर आकर बैठ गए हैं।
चेहरे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे और अंदाज़ा लगाया जा सकता था। टेबल के दूसरी तरफ टीम के बाकी 4 मेंबर भी थे। सभी के सामने डायरी और पेन के साथ पानी का गिलास रखा होता। खुराना सर ने अवंतिका को अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कहा। आज का प्रेजेंटेशन अवंतिका के लिए एक एग्ज़ाम की तरह ही था, जिसे पास करना उसके लिए बेहद ज़रूरी था। अवंतिका ने अपनी इंट्रोडक्शन के साथ प्रेजेंटेशन की शुरुआत की। अवंतिका को प्रेजेंटेशन देते हुए नीरज लगातार बिना पल के झपकाए देखे जा रहा था। उसका यह एनर्जेटिक रूप उसे काफ़ी प्रभावित कर रहा था। खुराना सर भी अवंतिका की प्रेजेंटेशन पर बहुत खुश हो रहे थे। साथ ही वो खुद और नए वाले सर मिस्टर खन्ना भी नीरज का एकटक अवंतिका को देखना नोटिस कर रहे थे। प्रेजेंटेशन में अवंतिका ने खुद से ही सारे सवाल जोड़कर उसके जवाब कुछ इस तरह से दिए कि हॉल में बैठे सभी लोग तालियां बजाए बिना नहीं रह सके। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही हॉल की लाइट्स ऑन हो गई और अवंतिका की नज़र सीधा सामने बैठे हुए मिस्टर खन्ना की ओर गई। अवंतिका की तबीयत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, बुखार पूरे जोरों पर था और फिर सामने मिस्टर खन्ना को देखकर अवंतिका के मानो होश उड़ गए। वो समझ ही नहीं पाई कि इस समय वो क्या करे। उसके इमोशंस बेकाबू हो रहे थे। इतने में उसे चक्कर आया और वो वहीं गिरकर बेहोश हो गई। उसके गिरते ही अचानक सब उठ खड़े हुए। छवि जोर से चिल्लाई, अवंतिका! सभी लोग घबरा गए। इससे पहले कि छवि अवंतिका की ओर बढ़ती, नीरज तेजी से दौड़कर अवंतिका के पास पहुंचा और उसे गोद में उठाकर हॉल से बाहर यह कहते हुए निकला कि मीटिंग इज ओवर। मैं अवंतिका को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ डैड। छवि तुम मेरे साथ चलो। जी सर। नीरज का ये रूप देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। नीरज अवंतिका को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले गया, जहां अवंतिका को बेड पर लेटाया गया था। नीरज बहुत घबराया हुआ था और छवि उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि अवंतिका को सिर्फ बुखार की वजह से ऐसा हुआ है, पर नीरज के बर्ताव को देखकर वो खुद हैरान थी और कुछ कह ही नहीं पा रही थी। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हुआ है इसे, पता नहीं कैसे अचानक बेहोश हो गई है, प्लीज देखिए। रिलैक्स, लेट मी चेक एंड प्लीज वेट आउटसाइड। नीरज घबराया हुआ सा रूम के बाहर आ गया, जहां खुराना सर छवि से बात कर रहे थे। उनके साथ मिस्टर खन्ना भी थे। छवि उन्हें बता रही थी कि अवंतिका को सुबह से बुखार था और उसे दवा लेने का टाइम ही नहीं मिला। कि नीरज की घबराहट देखकर खुराना सर उसे समझाने उसके पास गए। नीरज, नीरज, डेढ़ वो उसे कुछ होगा तो नहीं डेढ़? वो नीरज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना घबरा क्यों रहा है। होश में आओ नीरज, वो अवंतिका है और कुछ नहीं हुआ है उसे। मिस्टर खन्ना एक तरफ खड़े ये सब होते हुए देख रहे थे और नीरज के इस बर्ताव पर हैरान भी थे और अवंतिका के लिए परेशान भी। पर इस समय कुछ भी कहना उन्हें ठीक नहीं लगा, तो बस चुपचाप एक तरफ खड़े रहे। इतने में जैसे ही डॉक्टर रूम से बाहर आए, नीरज भागते हुए इनके पास पहुंचा। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज बताइए कैसी है गीतांजलि? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ नहीं ना? डॉक्टर आप बोलते क्यों नहीं, चुप क्यों हैं? बताइए गीतांजलि ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर एक नज़र फाइल को देखते हुए बोलते हैं, पर यहाँ तो पेशेंट का नाम मिस अवंतिका लिखा गया है। डॉक्टर ने सवालिया नज़रों से बात की। नीरज को जैसे एक झटका सा लगा और वो जैसे होश में आया। तभी खुराना सर उसके पास आए और उन्होंने नीरज के कंधे पर अपना हाथ रखा और डॉक्टर से बात की। जी डॉक्टर, वो अवंतिका ही हमारे ऑफिस में स्टाफ है, प्रेजेंटेशन देते हुए अचानक गिरकर बेहोश हो गई। आखिर क्या हुआ है उसे? डॉक्टर बोले, घबराने की बात नहीं है, शायद काफ़ी थकान और स्ट्रेस लिया है और कमज़ोरी के कारण ये बेहोश हो गई। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, आधे घंटे बाद आप इन्हें ले जाइएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये सुनकर मिस्टर खन्ना को भी राहत महसूस हुई। तभी खुराना सर ने सभी को हिदायत दी। छवि तुम अवंतिका के पास जाओ, उसे होश आए तो उसे घर लेकर चली जाना। अगर पॉसिबल हो तो आज उसी के घर रह जाना, उसे अकेले मत छोड़ना। जी सर, मैं ध्यान रखूंगी। मिस्टर खन्ना आप भी रिलैक्स होकर जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। मिस्टर खन्ना ने एक स्माइल दी और वहां से निकल गए। खुराना सर यहाँ वहाँ नीरज को ढूंढने लगे, पर उन्हें वो कहीं नजर नहीं आया। खुराना सर हॉस्पिटल से निकलकर कार की तरफ आए और वहां नीरज को कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा पाया। खुराना सर ने कार का दरवाज़ा खोला और बगल वाली सीट पर बैठ गए। सीट बेल्ट लगाते हुए उन्होंने नीरज से बात की। ये क्या है नीरज, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम क्यों भूल जाते हो कि गीतांजलि? डैड प्लीज़। चलो अब खुराना सर नीरज के साथ घर चले जाते हैं। छवि भी अवंतिका को लेकर घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अवंतिका बेड पर जाकर लेट जाती है और छवि उसकी ज़रूरत की चीज़ें जुटाने में लग जाती है। छवि कुछ देर में खाना लेकर अवंतिका के पास आती है तो अवंतिका नींद में दीपक का नाम पुकार रही होती है। अवंतिका उठो, अवंतिका। छवि तुम घर नहीं गई? अवंतिका उठने की कोशिश करते हुए बैठ जाती है।
मैं अब ठीक हूँ, तुम घर चली जाओ। घर वाले परेशान हो रहे होंगे ना। मैंने घर पर फ़ोन कर दिया है कि आज रात तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी। लो पहले ये खाना खाओ, फिर दवा भी लेनी है। अवंतिका मुस्कुराते हुए खाना लेती है और खाना खाने लगती है। छवि भी उसके साथ ही खाना खाने लगती है। दोनों बातें करने लगती हैं। अरे अवंतिका, ये तो बताओ कि तुम अभी नींद में दीपक कहकर किसे याद कर रही थी। अवंतिका के हाथ में निवाला वहीं ठहर जाता है और वो छवि को देखने लगती है। बोल ना, क्या बात है अवंतिका। वो जो आज कॉन्फ्रेंस हॉल में नए सर आए थे, वो दीपक है, कहते हुए अवंतिका नजरें झुका लेती है। दीपक? कौन दीपक? अवंतिका छवि को सारी कहानी सुनाती है और उसे दीपक के बारे में सब बताती है। आने से पहले शादी में हुए दोनों के झगड़े के बारे में भी बताती है। ओ अच्छा, अब समझी। तुम कॉन्फ्रेंस हॉल में लाइट ऑन होते ही बेहोश कैसे हो गई। पर उन्होंने हॉस्पिटल में भी बताया ही नहीं कि वो तुम्हें जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं तुमसे। सुनो, शायद ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया है ताकि तुम अपने बिखरते हुए रिश्ते को संभाल लो। अवंतिका, प्रोजेक्ट के साथ साथ तुम्हें दीपक को भी मनाना होगा। इस मौके को हाथ से मत जाने देना। तुम सही कह रही हो छवि, मुझे ये मौका मिला है तो मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगी। मुझे दवा दो, मैं जल्दी से ठीक होकर ऑफिस जाऊंगी और अपनी जॉब और अपने प्यार दोनों को कामयाब बनाऊंगी। अवंतिका में एक नया जोश भर गया था। अरे हाँ, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। जब तुम इमरजेंसी रूम में थी और डॉक्टर तुम्हें देखकर बाहर आए, तब पता नहीं नीरज सर ये क्यों बोले कि डॉक्टर गीतांजलि कैसी है, क्या हुआ है उसे। तुम्हें लेकर वो इतना घबराए हुए थे कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी उनका बर्ताव। और जब खुराना सर ने आकर डॉक्टर से कहा कि पेशेंट का नाम अवंतिका ही है, तो नीरज सर जैसे होश में आए और बिना तुम्हें देखे, बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चले गए। बड़ा अजीब बर्ताव था आज उनका। छवि, मैंने भी कई बार नोटिस किया है, एक पल में कुछ होते हैं और दूसरे ही पल बदल जाते हैं। पता नहीं क्या राज है। काफी देर बात करने के बाद अवंतिका और छवि सो गई। सुबह छवि ने चाय बनाकर अवंतिका को उठाया। अवंतिका ने उठकर चाय हाथ में ली और फोन पर मैसेज कर कपिल का हाल पूछा। थोड़ी ही देर में रिप्लाई आया कि सब ठीक है, बिजी है इसलिए बात नहीं हो पाएगी। अवंतिका को इसी बात से तसल्ली हुई और फिर वो उठकर तैयार होने लगी। छवि भी अपने घर चली गई ताकि तैयार होकर टाइम से ऑफिस पहुंच जाए। 9:30 तक दोनों ऑफिस पहुंच चुकी थी। सभी ने अवंतिका से उसका हाल पूछा। अवंतिका ने बताया कि अब काफी बेहतर है। तभी ऑफिस में खुराना सर, नीरज और दीपक के साथ दाखिल हुए। अवंतिका बस उसी ओर देखती रही। वो तीनों बात करते हुए अवंतिका के सामने से निकलकर अपने केबिन में पहुंच गए। तीनों में से किसी ने भी अवंतिका की ओर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर में पियोन ने अवंतिका को आकर बताया कि खुराना सर ने उन्हें केबिन में बुलाया है। अवंतिका छवि को देखती हुई उठ खड़ी हुई। छवि ने उसे आंख के इशारे से हिम्मत दी और जाने के लिए इशारा किया। अवंतिका भी सर हिलाकर केबिन की तरफ चल दी। मैं आई कमिन सर? आओ बेटा, कैसी हो अब तुम? तबीयत ठीक तो है ना? अवंतिका ने चारों ओर नजर घुमाई। खुराना सर के सामने ही नीरज सर और दीपक को बैठा हुआ देखा, जो किसी फाइल पर डिस्कशन कर रहे थे। उन दोनों ने एक नजर अवंतिका की ओर देखा और वापस अपनी फाइल में देखने लगे। अवंतिका को बड़ा अजीब लगा कि कल तो नीरज सर कितनी फिक्र कर रहे थे उसकी, और आज पूछा भी नहीं। और दीपक, वो तो जैसे सच में अजनबी सा ही बर्ताव कर रहा है। उसने शायद किसी को बताया ही नहीं अब तक कि वो और अवंतिका एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ऐसे में अवंतिका ने खुद को खामोश रखना ही बेहतर समझा। अवंतिका, बोलो बेटा, ठीक हो अब? जी सर, मैं ठीक हूँ अब। मिस अवंतिका, कल आपका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया था। ये मिस्टर दीपक हैं जो ग्वालियर से आए हैं। इन्हीं के साथ इस प्रोजेक्ट को करने का डिसाइड किया है कंपनी ने। इनकी कंपनी हमारे साथ इन्वेस्ट करने को तैयार है और अब हम इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारी बनाई रिपोर्ट के साथ आगे का काम डिस्कस करेंगे। अवंतिका दीपक की ओर देखते हुए बोली, हेलो सर। बड़ा अजीब लग रहा था उसे दीपक को सर कहना, पर इस समय और कुछ कर भी नहीं सकती थी। दीपक ने अवंतिका को कोई जवाब नहीं दिया। सिचुएशन वहां मौजूद सभी के लिए अजीब हो गई। अवंतिका ने नजरें झुका ली। नीरज ने अवंतिका को अपनी बगल वाली सीट पर बैठने के लिए कहा। अवंतिका बैठ गई और नीरज आगे का काम पॉइंट टू पॉइंट अवंतिका को बताने लगा, जिसे अवंतिका पूरे ध्यान से अपने पास नोट करने लगी। दीपक नीरज और अवंतिका को देख रहा था, इस कदर काम में खोए हुए कि उन्हें आसपास की कोई सुध नहीं थी। वो भूल ही गए कि वहीं पर दीपक भी है जो इस प्रोजेक्ट में शामिल है। ये सब देखकर दीपक को थोड़ी जेलेसी हो रही थी, इसलिए वो अजीब सी नज़रों से अवंतिका को एकटक देख रहा था और अपनी कोहनी को कुर्सी की बाजू पर टिकाए अपने हाथों की उंगलियों में पेन को घुमा रहा था। खुरानसर एक तजुर्बेकार और बेहद शालीन इंसान थे। वो कमरे में होने वाली हर हलचल पर नजर रखे हुए थे, पर खामोश थे। टू बी कंटिन्यूड।